हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एनसीईआरटी नोट्स की एक नई कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 9 के एनसीईआरटी के यूनिट नंबर 6 में आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हूं। और आज हम लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कक्षा 9 की एनसीईआरटी जो है उसके भारतीय राज्य व्यवस्था के बुक से आज हम जो है यूनिट नंबर 6 आप लोगों के बीच में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज हम लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला सवाल देखेंगे कि पुराने यूगोस्लाविया का वह कौन सा एक प्रांत था जो टूटकर अलग हो गया था। तो ये कोसोवो था। जी हाँ, कोसोवो था, जो कि पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो टूटकर अलग हो गया था। कोसोवो में किन लोगों की संख्या अधिक थी? तो अल्बेनियाई लोगों की संख्या अधिक थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अधिकार क्या है। जी हाँ, अधिकार क्या है? तो अधिकार किसी व्यक्ति या अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार का दावा है। अधिकार जो है अपने किसी व्यक्ति, अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। इसे आप लोग याद रखेंगे। मौलिक अधिकार की बात करेंगे। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है, इसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। भारत के संविधान की महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता क्या है? तो ये मौलिक अधिकार होती है, क्योंकि सभी नागरिकों को यहाँ पर मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में प्राप्त है। अगला देखेंगे हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान हैं। तो हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आइए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया। तो ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं जो हमारे भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला देखेंगे यहाँ पर हम कानून का राज किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे वो सब पर हो, किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसे ही कानून का राज कहते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि किसी भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, लेकिन कानून जो है सब पर एक समान लागू होता है, उसे ही कानून का राज कहा जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पर समानता के अधिकार का मतलब क्या है। तो समानता का मतलब है कि हर किसी से उसकी ज़रूरी ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध हो। तो यहाँ हमने देख लिया कि समानता का मतलब क्या होता है कि किसी से उसके ज़रूरी ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तो इसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। अगला देखेंगे संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित क्यों किया है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों को शरीर को छूने से बचना भर नहीं है, यह उन सारे सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी विशेष जाति में जन्म लेने भर से लोगों को निजी नज़र से देखा जाता है अथवा उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। इसलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है आर्टिकल 17 के तहत। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को किस तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो भारतीय संविधान के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी विभाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा चुनने, पेशा करने की स्वतंत्रता है। तो ये आर्टिकल 19 और 21 के तहत प्राप्त हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे हमारे लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता लिखो। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी ही हमारे लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है, जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हम कुछ भी बोल सकते हैं कहीं भी। अगला देखेंगे यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी में क्या क्या शामिल है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलना, लिखना और कला के विभिन्न रूपों को व्यक्त करना शामिल है, जो हमारी व्यक्ति के आज़ादी में शामिल होता है। अगला देखेंगे यहाँ पर कानूनी आधार पर होने वाले सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है, इसके लिए उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो कानूनी आधार पर होने वाले सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकता है, इसके लिए उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे गिरफ्तार या हिरासत लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। अगला देखेंगे गिरफ्तारी और हिरासत से लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। तो यहाँ हमने इसके बारे में जान लिया। अब हम देखेंगे संविधान के खास तौर पर जिस 3 बुराइयों का जिक्र किया गया है जिन्हें गैर कानूनी घोषित किया है, बताइए। तो पहला है संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यक्ति का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा हम देखेंगे हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को मालिक के लिए मुक्त या बहुत थोड़े से अनाज और गैरह के लिए जबरन काम कराना पड़ता है, और यही जब मजदूर जीवन भर करना पड़ता है तो उसे भदुआ मजदूर कहते हैं। अगला देखेंगे तीसरा संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान, रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम नहीं करा सकता। तो इसे आप लोग याद रखेंगे।
एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताओ, तो भारत है। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है? धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म मान्यता नहीं मिली हो, तो इसे हम धर्मनिरपेक्ष शासन कहते हैं। अगला देखेंगे, किस प्रकार की सरकार किस धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने और उसे रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। तो धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी धर्म का पक्ष लेना, उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है, ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है और या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इसी प्रकार सरकार किसी भी धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता है। ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, अल्पसंख्यक को किन किन हितों के संरक्षण की जरूरत होती है? तो भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की जरूरत होती है अल्पसंख्यक को। हमारे देश की न्यायपालिका किससे स्वतंत्र रखा गया है? तो सरकार और संसद से हमारे देश की न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार लिखो, तो चुनाव में वोट देने का अधिकार जो है एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, संविधान अल्पसंख्यकों को किन किन अधिकारों को स्पष्ट करता है? तो संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहते हैं? तो हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग करने का अधिकार है, हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय हैं, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिक को कौन कौन से अधिकार मिले हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिक को कई तरह के अधिकार मिले हैं। निजता का अधिकार, इनके अनुसार नागरिक को घरों की तलाशी नहीं की जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर नहीं पढ़ा जा सकता। पर्याप्त आवास पाने का अधिकार दिया गया है। पर्यावरण के अधिकार की बात करेंगे, तो ऐसा पर्यावरण अधिकार जो नागरिकों को स्वास्थ्य और कुशल क्षेम के प्रतिकूल ना हो। स्वास्थ्य सेवाओं, पर्याप्त भोजन, पानी तक पहुंच अधिकार, किसी को भी आपात चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये सब हमारे जो है पर्यावरण से संबंधित अधिकार हैं जो कि हमें मिले हुए हैं। अब हम आज की लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। तो किस कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को मेरे संविधान की आत्मा हृदय कहा था? तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर कोई स्वयं सरकार ही कर रही हो, पर जब इनमें से हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को हमारे संविधान की आत्मा हृदय कहा था। तो ये हमने यहाँ पर आज जो कक्षा 9 की NCERT के जो भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक थी उसके सभी यूनिट्स हम यहाँ पर कर लिए हैं। कल से हम कक्षा 10 की NCERT से शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो इसे दोस्तों को हमने शेयर कर दिया करें, अपने ग्रुप में, स्टडी वाले ग्रुप में शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर हम मिलेंगे एक नए कंटेंट के, एक नई बुक, एक नई क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।